कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 छोटा सा चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले बात करें रिजिड बॉडी। किसको बोला जाए रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मीन्स हार्ड सॉलिड बॉडी। हार्ड सॉलिड बॉडी having definite shape and size. आइडियल केस में हम लेते हैं रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। रिजिड बॉडी को डिफॉर्म किया जा सकता नहीं है आइडियल केस में, बट एक्चुअली वी कैन डिफॉर्म ईच एंड एवरी बॉडी। चाहे हार्ड सॉलिड बॉडी हो, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसका शेप और साइज चेंज किया जा सकता है। यस सर। तो रिजिड बॉडी दैट इज हार्ड सॉलिड बॉडी हैविंग डिफाइनेट शेप एंड साइज। टू चेंज शेप और साइज ऑफ बॉडी फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? फोर्स। When large amount of force is applied on a body, then we can deform it, we can change its shape और size। ये चीज़ पॉसिबल है। अब समझते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलास्टिसिटी। What is the meaning of elasticity? The property of a body by virtue of which it tends to regain its original shape and size is called elasticity. The property of body by virtue of which it tends to regain its original shape and size is called elasticity. ये रीगेन तो करेगा, पर कब करेगा? अप टू सम इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा अगर डिफॉर्मेशन दिया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा दिया गया, तो हो सकता है कि वो रीगेन ना कर पाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुल द स्प्रिंग को पुल किया जाए, खींचा जाए, एंड व्हेन वी लीव इट, देन व्हाट विल हैपन? इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है। खुलेगी खुलेगी खुलेगी, फिर जैसे ही छोड़ोगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगी। यस सर। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। पर एक लिमिट से ज़्यादा खींचा गया, तो वो स्प्रिंग जो है फिर से अपना शेप, अपनी साइज रीगेन कर पाएगी नहीं, खुली रह जाती है काफ़ी समय। तो एक लिमिट होगी, अप टू सम इलास्टिक लिमिट, कुछ लिमिट तो होगी। फॉर एग्जाम्पल रबर में भी इलास्टिसिटी है। रबर को खींचोगे फिर छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। यस और नो। पर ज़्यादा खींचा तो टूट जाएगा। यस सर।
तो एक लिमिट तक जा सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब बात करूं स्टील की, किसकी बात करूं? स्टील और रबर। मुझे बताना, अब इलास्टिसिटी आप लोग समझ चुके हो। स्टील और रबर, विच इज मोर इलास्टिक? कौन ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील और रबर? तो आप लोगों के दिमाग में एक ही आंसर आया होगा, रबर। रबर इज मोर इलास्टिक। ये सुन, क्योंकि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जैसे ही खींचेंगे छोड़ेंगे वो अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। When deforming force is removed, then what will happen? It will regain its original shape and size. जब deforming force लगाओगे, at that time it will change its shape or size. But when it is removed, then it will regain its original shape or size. तो ये चीज़ रबर में हमने एक्सपीरियंस की है। हमारे दिमाग में एक आंसर आ रहा है, रबर इज मोर इलास्टिक, राइट? बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज स्टील। करेक्ट आंसर क्या है? स्टील। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो कैसे? स्टील के ऊपर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, एक पतली सी स्टील की एक पट्टी ले लो, क्या ठीक? उसे डिफॉर्मिंग फोर्स दे दो, थोड़ा सा डेविएट कर दो, ठीक है, फिर छोड़ दो। क्या डिफॉर्म होके वापस अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा? ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा। रबर की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा जल्दी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लेती है स्टील। रबर की कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिसिटी है किसमें? स्टील में। स्टील के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मालूम है कि ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे बेंड हो जाएगा। तो एक इलास्टिक लिमिट तो है ही, बेंड हो जाएगा, उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर सकता नहीं है, क्या ठीक? एक्चुअली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इलास्टिसिटी। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इलास्टिसिटी। धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को ख्याल आता जाएगा, क्या ठीक? तो क्या अब इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्लियर है दिमाग में? एकदम परफेक्ट। When deforming force is applied to an object and if it is not able to regain its original shape or size, original shape and size, then that property is called plasticity. उसे क्या बोला जाता है? Plasticity. And the deformation is called plastic deformation. For example, mud को अगर डिफॉर्मिंग फोर्स दिया गया, वो अपने साइज, शेप और साइज को रीगेन कर सकता नहीं है। दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्या ठीक? नाउ if you want to understand solid crystalline structure, लिक्विड में भी रहेगी इलास्टिसिटी पर सॉलिड में ज़्यादा होगी। किस में ज़्यादा होगी? सॉलिड। अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लें तो एक एटम और मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में बहुत सारे दूसरे एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सुन, होंगे कि नहीं होंगे? ये सुन, होंगे। अगर कोई एक एटम और मॉलिक्यूल पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, कैसा फोर्स लगाया जाए? डिफॉर्मिंग फोर्स, then this atom or molecules will get displaced from their stable equilibrium position. कहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे? ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स एटम्स और मोलिक्यूल्स will be displaced from stable equilibrium position. जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे।
मान लो इसी के ऊपर हम फोर्स लगाए, ठीक है, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अंदर जो चीज़ हो रही है हो सकता है कि हमें दिखाई न दे, इसके शेप में, साइज में जो चेंज आ रहा है वो हम ऑब्जर्व न कर पाए, पर अंदर एक और फोर्स लगता है विच ओपोजिस द अप्लाइड फोर्स। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द टाइम between these molecules some interatomic force will act। इंटरएटमिक और इंटरमोलिकुलर, अगर एटम है तो इंटरएटमिक फोर्स और मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। राइट? ड्यू टू दिस इंटरएटमिक फोर्स what will happen? When deforming force is removed, then these atoms will regain their original position। They will retain their original position। वो वापस आ जाएंगे, जो जगह पे थे वहाँ पे आ जाएंगे। And they will once again comes into equilibrium position। फिर से equilibrium में आ जाएंगे। And this thing we can understand using spring ball model। जिसका एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, स्प्रिंग बॉल मॉडल। ध्यान से देख, स्प्रिंग बॉल मॉडल कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इन सब मॉलिक्यूल्स को क्या कंसिडर कर ले? बॉल, और यहाँ पे लगा देते हैं स्प्रिंग। समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअली एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्प्रिंग होती नहीं है। राइट? When deforming force is applied, then what will happen? In the spring, which type of force will act? Restoring force। स्प्रिंग के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यस सर। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? दिस बॉल विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो पोजीशन पे है उससे डिस्प्लेस होगा। बट व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जैसे ही हटाया मैंने, छोड़ दिया, देन ड्यू टू दिस स्प्रिंग फोर्स अगेन दिस बॉल will come to its original position। yes or no? This way the body regain its original shape and size। इस तरह से regain करती है। क्या ठीक? in springs displacement or change in length of spring is directly proportional to applied force। Displacement or change in length of spring that is directly proportional to applied force। This thing was given by Robert Hooke, one English physicist। According to him, change in length of spring is directly proportional to applied force। If applied force is more, then change in length will be more। If applied force is less, then change in length will be less। जरूरी नहीं है कि हम इसको इस तरह भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, खींचे ही, कंप्रेस भी करें। इफ वी ट्राई टू कंप्रेस, देन व्हाट विल हैपन? दिस सिस्टम विल गेट कंप्रेस्ड। its size will change, its shape will change। But the moment we remove the deforming force, then what will happen? Again the system will regain its original shape and size। ये चीज़ होती है अंदर। क्या समझ में आया? तो ये चीज़ कब होती है? जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते तो डिफॉर्म तो होता ही है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो डिस्प्लेस तो होते ही हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से। पर जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो अंदर कौन से फोर्स लगते हैं? इंटर एटमिक फोर्स।
वो उसे ओरिजिनल शेप और साइज में फिर से वापस ला देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया गया? इलास्टिसिटी। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। जल्दी से इतना देख लो। आइए अब समझते हैं न्यू फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस। जो आप लेते हो वो स्ट्रेस नहीं। जब किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया जाएगा तो उसमें क्रिएट होगा स्ट्रेस। वो स्ट्रेस क्या है वो हमें पढ़ना है। आप लोगों को भी बहुत स्ट्रेस होगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, फैमिली की वजह से स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस है आप लोगों को। वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रेस होता है। तो वो क्या होता है स्ट्रेस? When force is applied on an object, deformation in the object is not noticeable, but it is there. When force is applied on an object, deformation in the object is not noticeable, but it is there. डिफॉर्मेशन होता है। जब ये डिफॉर्मेशन होता है तो कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। When force is applied, restoring force is developed in the body. When force is applied, restoring force is developed in the body, and restoring force per unit area is called stress. किसको बोलते हैं स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो वर्ड इम्पोर्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं लिखा है। हम जो लगा रहे हैं वो फोर्स, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जो फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज अप्लाइड फोर्स। और बॉडी के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, जो ओपोज कर रहा है, जो अपने शेप में साइज में चेंज आने देना चाहता नहीं है, राइट? जो ओपोज कर रहा है वो फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ज़्यादातर केस में होगा, बट नहीं कह रहा हूँ हमेशा होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्या ठीक? फॉर एग्जाम्पल कैसे मिलेगी स्ट्रेस? ध्यान से देखो। सपोज वी हैव वन सिलिंड्रिकल वायर। क्या है हमारे पास? सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ क्या है? L, राइट? एंड इफ वी अप्लाई फोर्स on the two cross sections of this cylindrical wire like this, then what will happen? This cylindrical wire will get stretched, yes or no?
अभी हमारे पास ये मार्कर है, मान ले एक पतली सी वायर हो, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, दोनों तरफ से खींचूं तो कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा। ये सुनो, जो इस तरह से फोर्स लग रहा है तो मटेरियल के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा, ये मटेरियल के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स कौन सा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर जो फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान ले ए, तो स्ट्रेस क्या बन गई? स्ट्रेस क्या बन गई? स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। विच फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सो टेल मी व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस का यूनिट क्या बने मुझे बता। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सुनो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अनदर यूनिट दैट इज पास्कल। क्या यूनिट बनेगा? पास्कल। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स का क्या बनेगा? mlt माइनस 2। ए का क्या बनेगा? L2। तो ये बन जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ml माइनस 1 t माइनस 2। टोटल देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितनी टाइप की हैं? 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ध्यान से देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो कौन सी स्ट्रेस को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? सपोज दिस इज द सिलिंड्रिकल वायर एंड फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। मान ले इस तरह से फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ कुछ बढ़ी। देयर इज चेंज इन द डायमेंशन ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वायर। मान ले इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। स्मॉल चेंज इन द लेंथ दैट इज L प्लस डेल्टा L। जैसे ही खींचेंगे थोड़ी सी लेंथ चेंज होगी। तो ये जो लेंथ में चेंज हुआ है वो कितना है? L प्लस डेल्टा L। तो इस समय पे जो स्ट्रेस मिल रही है उस स्ट्रेस को नाम दिया गया टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बना? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। मान लो कि कुछ इस तरह से फोर्स लगाया जाए। ये वायर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कंप्रेस दिस सिलिंड्रिकल वायर, अगर कंप्रेस करना चाहे एट दैट टाइम, सपोज लेंथ डिक्रीजेस बाय amount delta L, then new length will be L minus delta L. This stress is called compressive stress. इसको क्या बोला जाता है? compressive stress. लेंथ कम हो रही है तो नाम दिया गया compressive stress, बढ़ रही है तो नाम दिया गया tensile stress, and this tensile stress and compressive stress are termed as longitudinal stress. क्या बोला जाता है? longitudinal stress. फॉर्मूला तो एक ही है। क्या फॉर्मूला बनेगा? F बाय ए। क्या फॉर्मूला बनेगा? F बाय ए। क्या ठीक? इस समय पे जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ होगा। ये सुन, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। बाहर से लगाया है वो कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। पर जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाना है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक, तो ये बात हुई फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस की, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। 2 बाकी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, पर पहले इतना लिख लो।
अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज शियरिंग स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कब मिले? व्हेन deforming forces are applied to opposite faces like this. मान ले कि इसके ऊपर लगाया जाए फोर्स कुछ इस तरह, नीचे वाले फेस को इस तरफ लगाऊं और ऊपर वाले फेस को इस तरफ, तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होगी। देन one of the cross section will be displaced from its original position like this, कुछ ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। मान ले ये एंगल बना थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, लेंथ ऑफ दिस साइड दैट इज एल। क्या ठीक? ये लेंथ हो गई सिलेंडर की एल, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एक्स। क्या ठीक? देन टेंजेंशियल और शियरिंग stress is nothing but restoring force per unit area, restoring force per unit area। पर आप यूनिट एरिया कौन सी साइड वाला कंसीडर करोगे? इस तरफ वाला, ठीक है, इस तरफ वाला। ध्यान से देख, अगर ये है हमारे पास कोई क्यूब, क्या ठीक, ये है क्यूब, ठीक, इसके ऊपर लगाऊं मैं कुछ फोर्स इस तरफ, कि ठीक, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। इस तरफ वाला जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका होगा, यस और नो। तो हमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करना है वो ये वाला कंसीडर करना है, इस तरफ वाला। अगर रेक्टेंगल है तो उस तरफ वाला, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, डिफॉर्मेशन जहाँ पे आ रहा है वो एरिया कंसीडर कर। टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका भी यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का भी क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस स्ट्रेस को नाम क्या दिया गया? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या नाम दिया गया? हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये क्या होगा? तो क्लियर सी बात है, वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए। नाम क्या दिया गया? वॉल्यूम स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है तो लेंथ में चेंज आ रहा है, यस और नो। यहाँ पे इतना एरिया, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं? टेंजेंशियल फोर्स। तो इतना एरिया डिस्प्लेस हो रहा है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यस और नो। तो इस स्ट्रेस को नाम क्या दिया गया? शियरिंग स्ट्रेस। अब ये क्या बनेगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। व्हेन सॉलिड बॉडी इज केप्ट इन अ फ्लूइड, कोई फ्लूइड में रख दिया जाए इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? तो ये फ्लूइड में रखा हुआ है सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये फ्लूइड इसके ऊपर क्या लगाएगा? कुछ फोर्स, एंड ड्यू टू दिस फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल गेट कंप्रेस्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। द फोर्स इज परपेंडिकुलर। फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर। ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स द साइज ऑफ
दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट विल गेट डिक्रीस्ड, इट्स वॉल्यूम विल चेंज। मान ले कितने अमाउंट से चेंज हुआ वॉल्यूम, डेल्टा वी। Therefore, restoring force applied by this solid object, restoring force applied by this solid object per unit area is called volume stress. Restoring force per unit area is called volume stress or it is called pressure in this case. हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, फ्लूइड की वजह से लग रहा है, इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, तो ये बनेगा प्रेशर। क्या ठीक? अगर बाहर से प्रेशर है P एंड इफ देर इज इंटरनल प्रेशर P नॉट, देन दिस वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर डेल्टा P माइनस P नॉट। कितना होगा? P माइनस P नॉट। अगर अंदर भी कोई प्रेशर है, मान ले कि कोई बॉल है उसके अंदर हवा है, तो उसका कुछ प्रेशर होगा, क्या बनेगा? P नॉट। तो डेल्टा P दैट इज P माइनस P नॉट। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। तीनों का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ठीक? क्या स्ट्रेस क्लियर है? स्ट्रेस का कंसेप्ट क्लियर है? एकदम परफेक्ट। लिखना है, जल्दी से लिख लो। अगर स्ट्रेस का कंसेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के बारे में नेक्स्ट टाइम लेंगे। समय हो चुका है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।